हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम लोग ने जो पिछले वीडियो में देखा था वो इंट्रोडक्शन था। और हम लोगों ने क्या देखा, क्या पढ़ा कि हर लिविंग थिंग्स में जो है कार्बन प्रेजेंट है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर डीएनए, प्रोटीन्स, देन फैट्स में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स, स्टेरॉइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। फिर एलिमेंट्स में भी अगर वाटर को अवॉइड करो तो सबसे ज़्यादा जो है कार्बन प्रेजेंट है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। देन कुकिंग गैस में भी। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी जो उसका परसेंटेज है वो इतना ही है, दैट इज 0.03%। तो यहाँ पे हम लोग को आगे पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, ये बॉन्ड कैसे करता है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। अभी जैसे कोल है, कोयला, वो किस चीज़ का बना है? वो बना है कार्बन का ही। तो कार्बन में भी ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से जो लाइफ है वो पॉसिबल हो चुका है अर्थ पे। वो रिएक्ट करता है दूसरे एटम्स के साथ और फॉर्म्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो जो है रिएक्ट करता रहता है डिफरेंट एटम्स के साथ, और जितना हो सके वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। मतलब काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स है हमारे आजू बाजू में कि जो कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो कार्बन को इतना वर्सेटाइल बनाता है? अभी यहाँ पे देखिए, ये है कार्बन एटम। ठीक है, ये है कार्बन एटम। ठीक है, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स कितना होता है जो कि न्यूक्लियस में होता है? वो है 6। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होता है। तो इसका मास नंबर है इज इक्वल्स टू 12। अभी अगर आप देखोगे तो कार्बन भी काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं था। लेकिन इसमें से जो कार्बन 12 है ये यूजुअली अबंडेंट है स्टेट, मतलब ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। अभी ये रिएक्ट कैसे करता है? अभी यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल है हम लोग को समझने के लिए कि सोडियम एटम और क्लोरीन एटम कैसे रिएक्ट करेगा। सोडियम देखो, आउटर इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है उसका, पर और क्लोरीन को कितना चाहिए ऑक्टेट होने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक आयोनिक बॉन्ड होगा, और जो सोडियम है अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन है गेन करेगा। तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पे भी फिर दूसरे ऑर्बिट में कितना है? 8। तो ऐसे में क्या हुआ, इसका भी जो सोडियम का जो ऑक्टेट है वो भी क्लियर हुआ, और यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और क्लोरीन का जो ऑक्टेट है वो भी क्लियर हुआ। तो ऐसे करके ये बनता है सोडियम क्लोराइड। ये तुम लोगों को एग्जाम्पल के लिए। अभी क्या कार्बन इसी तरीके से बिहेव कर सकता है, इधर बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स? क्या पॉसिबल है? तो देखते हैं आगे। देखिए, अभी यहाँ पे जो है आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अभी यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने पहले इसमें देखा था, ये कार्बन एटम है। ठीक है, इसका जो यहाँ नीचे ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो, ये कार्बन एटम है, ये इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो इधर कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। देन और इधर क्या है? देखो, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब देखिए, जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स इधर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स का कितना क्या है?
नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली ये कैसे बॉन्ड होता है, इनके बीच में जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिस तरीके से ये बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ठीक है, अभी देखिए ये पॉइंट बाद में समझेंगे। देन कार्बन कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4 cations, बट इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी। उसका बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, सो वो फिजिबल नहीं है। या तो वो गेन कर सकता है C4 अनायंस, पर वो भी डिफ़िकल्ट है। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियस, मतलब ये जो न्यूक्लियस है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, टोटल 10। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर वापस 4 इलेक्ट्रॉन्स आया, वेट, ये कलर यहाँ पे अगर वो गेन करता है प्रोटॉन्स, अरे सॉरी इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करता है, ठीक है, जैसे कि 4 एक्सेप्ट हुआ तो टोटल कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और सेंटर में कितना है, 6। तो ऐसे में जो न्यूक्लियस को है उसको भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये 4 इतने इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करने के लिए। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि देखो ये माइनस, ये सब नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो है रिपेलिंग ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ रिपेल होना ज़्यादा हो जाएगा, और न्यूक्लियस को भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको हैंडल करने के लिए। तो ये भी फिजिबल नहीं है। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज नॉट फिजिबल। अभी यहाँ पे देखिए, ये है आयोनाइजेशन हर एलिमेंट्स का, जिसमें से देखो कार्बन का कितना है ये है फर्स्ट, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या है देखो, फर्स्ट में लिखा है 1087, ये कैलकुलेट होता है किलो जूल्स पर मोल। मतलब अगर यहाँ भी मैं ड्रॉ करूँ कार्बन का ही, ठीक है, ये कार्बन एटम है, सेकेंड और सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। जैसे कि अभी आयोनाइजेशन, ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालना तो मुश्किल है कार्बन से, लेकिन अगर निकालना है तो इसे नंबर दिया जाता है। जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला, ओके, अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, ठीक है, तो वो उसे क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन स्टेट, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन है। फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है, ये सेकेंड है मानो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाला, इज रिमूव्ड, उसे कह देंगे सेकेंड आयोनाइजेशन। थर्ड इलेक्ट्रॉन, वही थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली थर्ड आयोनाइजेशन, ठीक है। और वैसे ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकाला तो देखिए ये उसका एनर्जी है, ये देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन होगा तो इतना एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है 1087, सेकेंड अगर इलेक्ट्रॉन है तो इतना एनर्जी लगेगा, थर्ड है तो इतना, फोर्थ है तो इतना एनर्जी लगेगा, ठीक है। अभी आप इसमें ध्यान दीजिए, देखिए बाकी सब एटम देखो, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब का देखो जो आयोनाइजेशन स्टेट है वो बहुत कम है कार्बन से। तो इसके लिए ये जो है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इजीली लूज करता है, ठीक है। तो यही पॉइंट था समझाने के लिए। देखो आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सो दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इजीली, बट कार्बन्स बिकॉज क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन, ये लोगों का आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस, कम है।
लेकिन कार्बन के केस में बहुत ज़्यादा है, तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ओके, अभी आगे चलते हैं। अभी मीथेन और इधर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर समझते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखो, ये कलर्ड स्ट्रक्चर है। इधर देखिए का मीथेन में ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है टू इलेक्ट्रॉन्स, और बाहर कितना है आउटर इलेक्ट्रॉन में 4 है, लेकिन हाइड्रोजन का कितना होता है 2। तो ऐसे में क्या होगा, ये हाइड्रोजन भी है, अपना भी ऑक्टेट क्लियर कंप्लीट कर लेगा, और जो कार्बन है वो हर हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो है एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो गया, कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, देखो वैसे ही हम देखेंगे इधर कार्बन डाइऑक्साइड में। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है आउटर में 6। ओके, और इधर कितना होता है कार्बन में कितना होता है जो है 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट होगा, और कार्बन भी अपना जो है ऑक्टेट वो क्लियर कर जो है कंप्लीट कर लेगा। कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ कंप्लीट द ऑक्टेट। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने असल में कैसे पढ़ा है, देखिए सिंगल बॉन्ड, हर हाइड्रोजन के साथ उसका जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी ये एक स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है तो यहाँ पे समझ लेते हैं हम। ये जैसे कि ये एक मीथेन मॉलिक्यूल है, तो ये एक मीथेन मॉलिक्यूल है। अभी द फोर्स बिटवीन दिस 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये फोर्स जो है ओके, इसे क्या बोलते हैं हम, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूल, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, लेकिन अभी फोर्स बिटवीन विद इन द एटम, मतलब मीथेन के अंदर ही, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इसे क्या बोलेंगे हम, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो अभी इसके बीच में जो है ये इंट्रामॉलिक्यूलर, ये कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स है ये कुछ खास बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन इनके बीच में जो है वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड एग्जिस्ट होता है। ठीक है, ये जो होता है ये वीक बॉन्ड एग्जिस्ट। इससे क्या होता है कि अगर इसे थोड़ा भी एक्सटर्नल हीट दिया जाएगा तो ये लिक्विफाई भी हो जाता है। क्या इट liquefies। तो थर्मल एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल्स गेन्स एनर्जी एंड वाइब्रेट्स, मतलब कैसे, वहाँ पे वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो गेन करता है, और उसके कारण क्या होता है, वीक बॉन्ड होने के कारण तो वो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ वीक बॉन्ड। तो देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्या है, कार्बन का बहुत ही कम है। मेल्टिंग पॉइंट इज -182 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट होता है
-161.6 जो है वो। अभी अगर इसको कंपेयर करेंगे हम NaCl का जो फॉर्मेशन है, आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है, तो उनके बीच में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बिकॉज ऑफ अनायंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है देखिए 801 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 1465 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कार्बन को इस आयनिक के साथ हम कंपेयर करेंगे तो देखिए कितना कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके कारण जो है मतलब कंपेयर किया तो इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और ये जो है यहाँ पे मैं पॉइंट मेंशन करना भूल गई थी, इसे क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड। तो या तो वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बॉन्ड बनता है, जबकि अगर आयनिक कंपाउंड्स में देखोगे तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।